हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 24 अगस्त को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो द हिंदू से लिया गया है। द रोड टू 2047 फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। 2047 में विकसित भारत बनाना है तो हमें एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कैसे करना होगा, क्या रोड मैप रहेगा, उसके बारे में बात की गई है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड चैलेंजेस डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं और सरकार कौन सी स्कीम चला रही है उसको एड्रेस करने के लिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है आपके GS3 के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है नॉट टेकिंग साइड्स। ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूक्रेन विजिट के ऊपर ये आर्टिकल आया है और ऐसा करने वाले वो पहले प्राइम मिनिस्टर हो गए जब से यूक्रेन का एग्जिस्टेंस हुआ है 1991 में USSR का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है। हैवी रेन इन त्रिपुरा बट नो रोल ऑफ डैम इन बांग्ला फ्लड। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कुछ रिवर्स दी हुई है त्रिपुरा की, जो पहले न्यूज़ में रही है अभी तक आई नहीं है, उसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और जो इशू है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द रोड टू 2047 फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एग्रीकल्चर मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। डेटा दिया हुआ है, प्री में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। सो इस आर्टिकल में हम इंडियन एग्रीकल्चर का 2047 तक क्या रोड मैप रहना चाहिए जिसके थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ, सस्टेनेबल प्रोडक्शन कर पाएँ। ठीक, तो क्या क्या इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं और सरकार उस इशू चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए कौन सी स्कीम चला रही है वो इस आर्टिकल में दिया हुआ है। शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस दैट एंश्योर लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर है उसको अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो वो किस पर डिपेंड करेगा कि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में स्विच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है फॉलो की जाएगी तो जो प्रोडक्टिविटी होगी वो लॉन्ग टर्म तक हाई रहेगी और एनवायरमेंटल हेल्थ भी बनी रहेगी। प्रिसीशन फार्मिंग, प्रिसीशन मतलब AI बेस्ड या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग, जिसमें प्रिसाइजली आपको कितना फर्टिलाइज़र लगेगा, कितना पानी लगेगा, हर चीज़ प्रिसीशन के साथ यूज़ की जाती है, उसे प्रिसीशन फार्मिंग कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स सच एस ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम आर लीडिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो क्या हो रहा है, प्रिसीशन फार्मिंग में हमें स्विच करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आपको डेवलप करनी होगी और इसके अलावा एडवांस इरिगेशन टेक्निक्स, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप में क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी पेड़ों में जाता है। स्प्रिंकल मतलब फव्वारे की तरह पानी पेड़ में जाता है। पर दोनों ही एफिशिएंट टेक्निक्स हैं जिसमें पानी कम यूज़ होता है और वाटर एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। सो इसमें जब तक हम पूरी तरीके से स्विच नहीं करेंगे तब तक के जो एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट ने वाटर एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है, जिसके अंदर 78 लाख हेक्टेयर्स लैंड को कवर किया जा रहा है और वाटर यूज़ एफिशिएंसी प्रमोट की जा रही है थ्रू माइक्रो इरिगेशन। द स्कीम्स 93,000 करोड़ एलोकेशन फॉर 21 से 26 अंडरस्कोर द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। ठीक, तो जो 5 साल 2021 से 26 के बीच में जो एलोकेशन किया गया है 90,000 करोड़, 93,000 करोड़ का, वो ये बता रहा है कि सरकार कितनी कमिटेड है कि एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक, सो आपका प्रॉब्लम ये है और सॉल्यूशन ये है। तो प्रॉब्लम और चैलेंजेस के सॉल्यूशन दोनों साथ साथ देखते जाएंगे जो सरकार कर रही है। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर फेस चैलेंजेस इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन एंड मार्केट एक्सेस इशू। ये 3 बहुत बड़े इशू फेस कर रहा है इंडियन एग्रीकल्चर। क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते हैं, बार बार कभी भी फ्लड आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है। लैंड डिग्रेडेशन तो हो ही रही है, सॉइल फर्टिलिटी गिर रही है। मार्केट एक्सेस भी फार्मर्स के लिए इतना ज़्यादा नहीं है।
सो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी 2016 में टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रॉप लॉसेस। अगर मान लीजिए सूखा आ गया, फ्लड आ गया, तो आपका जो नुकसान हुआ है उसको भरने के लिए इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई थी 2016 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। With 49.9 crore farmer enrolled and claim totaling over 1.45 lakh crore, the scheme is a cornerstone of agriculture risk management। ये डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। जब आप लिखोगे कि इस इशू को एड्रेस करने की सरकार ने ये स्कीम दी है, तो आप वहाँ पर डेटा भी दोगे कि ये स्कीम सक्सेसफुल भी हो रही है, जस्टिफाई करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जो आपके मार्केट एक्सेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नैम लॉन्च किया गया था 2016 में, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली जितनी भी मंडीज़ है उन्हें इंटीग्रेट किया गया था। सितंबर 2023 तक 1361 मंडीज़ को अभी तक इंटीग्रेट किया जा चुका है, जिससे 1.76 मिलियन फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है और लगभग 2.88 लाख करोड़ का रिकॉर्ड ट्रेड हुआ है इन मंडीज़ में, है ना। तो बेसिकली पहले क्या था, जनरली फार्मर एक ही मंडी में अपना जो भी प्रोड्यूस होता था, जो भी प्रोडक्शन करता था क्रॉप, उसे बेचा करता था। लेकिन अब क्या है, अब वो पूरी जितनी भी 1300 मंडी है उसमें से जहाँ पर उसे ज़्यादा दाम मिलेगा वहाँ पर वो बेच सकता है। तो मार्केट एक्सेस बढ़ गया है और इससे जो प्राइस रियलाइजेशन होगा फार्मर को, वो बेहतर प्राइस रियलाइजेशन होगा, फार्मर की इनकम भी बढ़ सकती है। ठीक है, सो इनकम बढ़ नहीं सकती, इनकम बढ़ रही है इस तरीके से ट्रेड करने में। नेक्स्ट है, Despite agriculture engaging nearly 46% of workforce, agriculture contribution to GDP is just about 18%। तो जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कितना है, केवल 18%। और जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है एग्रीकल्चर 46% वर्कफोर्स को, 46%, ऑलमोस्ट 50% आप मान लीजिए कि वर्कफोर्स अभी भी एग्रीकल्चर में लगी हुई है। सो ओवरऑल एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और ये एक बहुत बड़ा इशू है। जो करेंट गवर्नमेंट है उनके अंदर ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ 5.9% रही है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.6% रही है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1990s में जब एलपीजी हुआ था उस समय एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत कम थी और जीडीपी ग्रोथ रिलेटिवली ज़्यादा थी, 3-3.5 पॉइंट का डिफरेंस था। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 2.5 का डिफरेंस है। सो जिस तरीके से चीज़ें चल रही है ये डिफरेंस बना रहेगा जब तक हम एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं बढ़ाते, तब तक के इस तरह के इशू आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। By 2047, agriculture share in GDP might shrink to 7-8%, yet it could still employ over 30% of workforce if significant structural changes are not implemented। बिजनेस एज यूजुअल चला तो बाय 2047 एग्रीकल्चर का जीडीपी में जो शेयर है वो 7 से 8% रह जाएगा। जनरली डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये इतना ही परसेंट एग्रीकल्चर का शेयर होता है जीडीपी में, रेस्ट आपका इंडस्ट्री और सर्विसेज का होता है और मैक्सिमम उसमें 60-65% सर्विसेज का ही शेयर होता है। बचा हुआ 30-35 इंडस्ट्री और फिर 5-7% आपका एग्रीकल्चर का शेयर होता है। सो डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएस, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर का इतना ही शेयर है। पर दिक्कत क्या है, जो वर्कफोर्स एम्प्लॉय रहेगी बाय 2047 वो इंडिया में लगभग 30% वर्कफोर्स रह सकती है एग्रीकल्चर में, जो कि चिंता की बात है। यूएस में 4 से 5% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय हो रही है। लेट्स से इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से। मान लो किसी फार्मर की इनकम, एक फार्मर की इनकम 100 रुपये है यूनाइटेड स्टेट्स में। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और एक ही घर के कई सारे लोग सेम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इंडिया में वही 100 रुपये इनकम 4 लोगों की हो जाती है। तो जो फार्मर की इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए हमें ये वर्कफोर्स से लोगों को जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं उन्हें बाहर निकालना होगा और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में उन्हें जॉब देने लायक बनाना होगा। तभी जाके एग्रीकल्चर के थ्रू फार्मर की इनकम बढ़ेगी और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर नहीं किए तो यही जो आपका वर्कफोर्स है लगभग 30%
एग्रीकल्चर में रहने वाली है। ठीक, द एक्सपेक्टेड 7.6% ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ फॉर 23 एंड 24 इज प्रॉमिसिंग। हाउएवर द एग्रीकल्चर जीडीपी एनेमिक ग्रोथ ऑफ 0.7% प्राइमरली ड्यू टू अनसीजनल रेन इज अलार्मिंग। 2023-24 में जो एक्सपेक्टेड जीडीपी है वो कितनी है, 7.6% के आसपास है, एडवांस एस्टिमेट जो आए हैं उस हिसाब से। लेकिन एग्रीकल्चर जीडीपी केवल और केवल इस बार 0.7% रहने वाली है, और उसका रीज़न हम जानते हैं, एल नीनो के कारण अनसीजनल जो रेनफॉल हुई है उसके कारण, ये प्राइमरी रीज़न है। लेकिन ये एक बहुत चिंता की बात है कि हम क्लाइमेट चेंज के कारण जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसके कारण हमारी जो एग्री ग्रोथ है वो बहुत कम हो रही है। इसका मतलब हमारे यहाँ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, इसी के कारण जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जा रही है, प्रोडक्शन आपका कम हो जा रहा है, आपकी जो ग्रोथ है वो कम हो जा रही है। फर्दर, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्शन, इंडिया पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1.5 बिलियन बाय 2030, 1.59 बिलियन बाय 2040. Following the agriculture challenges, meeting the food requirement of this burgeoning population will be imperative. The demand for food is expected to grow by approximately 2.85% annually, considering the population growth of 0.85%. नेक्स्ट चैलेंज ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ने वाली है। बाय 2047 पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी, लगभग 1.59 बिलियन एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है बाय 2040। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना भी तो खिलाना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी का भी इशू आएगा। जो फूड डिमांड है वो एनुअली 2.85% बढ़ सकती है, ग्रो हो सकती है, अगर हम कंसिडर करें कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 8.85% एनुअली इंक्रीज होगी अगले 25 सालों में। सो आपकी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। द एंटिसिपेटेड फूड डिमांड विल वेरी अमॉन्ग कमोडिटीज़। जो एंटिसिपेटेड फूड डिमांड है, जो हम अनुमान लगा रहे हैं फूड डिमांड कितनी बढ़ेगी, वो अलग अलग क्रॉप की अलग अलग बढ़ेगी। जैसे कि मीट की जो डिमांड है वो 5.42% इंक्रीज़ होगी, और जो राइस की डिमांड है वो केवल 0.34% इंक्रीज़ होगी। ऐसा क्यों होगा? जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी जो पैटर्न है कंजम्पशन का वो भी बदल जाता है, आप फिर महंगे फूड यूज़ करना खाना शुरू कर देते हैं। राइस और वीट जनरली हम जो पुअर रहते हैं लोग, उन लोग इनिशियली ज़्यादा खर्चा राइस वीट में करते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है फिर उनका कंजम्पशन पैटर्न चेंज होते जाता है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा आपका कंजम्पशन पैटर्न बढ़ेगा, और इंडिया में जो इनकम है वो इंक्रीज़ होगी ही बाय 2047। सो जो मीट की डिमांड होगी वो कहीं अधिक होगी। To address these challenges, rationalizing food and fertilizer subsidy, redirecting saving towards agriculture research and development and innovation and extension services are crucial. So हमारे ये जो issues हमने डिस्कस किए कि फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू आएगा, कंजम्पशन पैटर्न चेंज होगा, कुछ क्रॉप्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ेगी, कुछ क्रॉप्स की डिमांड कम बढ़ेगी। तो हमें इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए जो आपकी फूड सब्सिडी है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी है, इसे रैशनलाइज करना होगा, और जो पैसा बचेगा उसको एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाना पड़ेगा। कुछ इनिशिएटिव देख लेते हैं जो सरकार कर रही है एग्रीकल्चर के जो इश्यूज़ हैं उसे एड्रेस करने के लिए। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान 2019 में लॉन्च किया गया था। लगभग 11.8 करोड़ फार्मर्स को इसमें फ़ायदा हो रहा है, 6,000 रुपये फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड भी सरकार ने ये स्कीम में 2016-17 में शुरू की थी। मेन जो पर्पज़ था इसका, टू ऑप्टिमाइज सॉइल न्यूट्रिएंट यूज़ देयर बाय एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सॉइल हेल्थ कार्ड आप अपनी सॉइल देते हैं, उसमें कितना % जो है NPK है वो बताया जाता है, और आपकी सॉइल को किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, वो रिकमेंडेशन भी दी जाती है। इससे आपकी जो सॉइल की हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लगभग 23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड अभी तक सरकार डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में सेलिब्रेट किया है। इसके थ्रू इंडिया ने जो है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली जो आपका मिलेट है, न्यूट्रिशियस कोर्स ग्रेन है, उसे प्रमोट किया है, और इसका प्रोडक्शन भी लगातार बढ़ते जा रहा है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विथ 1 लाख करोड़ फाइनेंसिंग फैसिलिटी सपोर्ट्स द डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया, जिस जो फंड जो है 1 लाख करोड़ रुपए का बनाया गया, और इसका जो मेन पर्पस है
पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, गोदाम हो जाएंगे जिसमें आपके फूड ग्रेन रखे जाते हैं, ये सब आपके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। विद इन 3 ईयर्स 38,326 38,322 प्रोजेक्ट अभी तक सैंक्शन किए जा चुके हैं और 30,000 करोड़ मोबिलाइज किया जा चुका है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। इसके अलावा स्वामित्व स्कीम के बारे में भी आपने सुना होगा, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग ऑफ विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसका जो मेन पर्पस है, रूरल एरिया में प्रॉपर्टी ऑनरशिप, प्रॉपर्टी कार्ड बना करके देना। अभी तक के सितंबर 23 तक लगभग 1.6 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड अभी तक जनरेट हुए हैं, जिसके थ्रू ये रूरल एरिया में लैंड सिक्योरिटी एनहांस करेगा और फार्मर्स को क्रेडिट भी आसानी से मिल पाएगा। क्योंकि उनके पास लैंड रहेगी तो वो उसे एज अ मॉर्गेज रख सकते हैं और उन्हें एक्सेस टू क्रेडिट ईजी हो जाएगा। सो ये भी सरकार बहुत तेज़ी से कर रही है। अब ये बेसिकली इसके बाद जो आपकी लाइनें हैं ये अच्छी लाइन है कंक्लूजन के हिसाब से या इंट्रोडक्शन के हिसाब से। सो सरकार की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है एग्रीकल्चर के लिए लीडिंग अप टू 2047 फोकसेस ऑन सेवरल की एरियाज, एंटिसिपेटेड फ्यूचर डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इनसाइट फ्रॉम पास्ट ग्रोथ कैटलिस्ट, एग्जिस्टिंग challenges and potential opportunity in agriculture landscape. Projection indicate that the total demand for food grain in 2047 and 48 will range from 402 million tons to 437 मिलियन टन। जो प्रोजेक्शन है बाय 2047-48 कितना जो है आपका टोटल प्रोडक्शन होना चाहिए फूड ग्रेन का, वो है 402 मिलियन से 437। अभी लगभग 310-315 मिलियन टन्स के आसपास जो है आपका फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा है और जो डिमांड होने वाली है वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन टन्स बढ़ने वाली है। और जो प्रोडक्शन एंटिसिपेट किया जा रहा है वो डिमांड से 10 to 13% हाई रहने वाला है अगर जिस तरीके से बिजनेस अभी चल रहा है। लेकिन अगर हमें इस डिमांड को सस्टेनेबली मीट करना है तो हमें सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर रिसर्च में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर रिसर्च में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और पॉलिसी सपोर्ट भी प्रॉपर देना पड़ेगा। जो बजट है 2024-25 का उसमें 20 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं फॉर टारगेटेड एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड द लॉन्च ऑफ एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। highlights the government proactive approach to fostering agriculture innovation and growth। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड में प्लस एग्रीकल्चर क्रेडिट देने के लिए 20 लाख करोड़ अलग से एलोकेट किए गए हैं। जो एक्सेलरेटर फंड है इसका मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो एग्रीकल्चर में इनोवेशन को सपोर्ट करना है, रिसर्च को सपोर्ट करना है। द रोड टू 2047 प्रेजेंट बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। 2047 तक की जो रोड है वो चैलेंजेस भी और अपॉर्चुनिटीज़ भी दोनों प्रेजेंट करेगी इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। बाय एम्बेरेसिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को एम्बेरेस करना है, इंक्लूड करना है। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जो आपके टेक्नोलॉजी आ रही है नई नई उसका इस्तेमाल करना है। एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट करते हुए इंडिया के जो फार्मर हैं वो अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। इंडिया फार्मर्स की इनकम बढ़ा सकता है और जो ग्रोइंग डिमांड है उसे भी मीट कर सकता है, दैट टू इंक्लूसिवली सस्टेनेबली। ठीक, ये आपका कंप्लीट आर्टिकल है। आखिरी की 5-6 लाइन कंक्लूजन के लिए काफ़ी अच्छी, इसे आप लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नॉट टेकिंग साइड्स। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल की थीम है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू यूक्रेन, और ये पहला विजिट है किसी प्राइम मिनिस्टर का 1991 के बाद से, जब से यूक्रेन एग्जिस्टेंस में आया है। USSR का जो है विघटन हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था सोवियत संघ का, और उसके बाद कई सारी कंट्रीज़ बन गई थी और उसमें यूक्रेन भी एक कंट्री थी। उसके बाद से पहली बार इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन गया है। सो आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से, इंडिया और रशिया के रिलेशन के पर्सपेक्टिव से, और पूरा वेस्ट इस विज़िट पर नज़र लगाकर देख रहा है, आग गड़ाकर देख रहा है। क्यों देख रहा है अभी आर्टिकल में समझेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। शुरू करते हैं। 6 weeks after his visit to Moscow, Prime Minister Modi trip to Kyiv
Meeting with Ukrainian President Zelensky on Friday was largely seen as an exercise in balancing India position on Russia-Ukraine war. ये कीव क्या है? यूक्रेन की कैपिटल है ना। तो यहाँ पर अगर किसी कंट्री विजिट करते हैं तो वहाँ की कैपिटल का नाम लिखा रहता है। अगर गलती से समझ में ना आए तो एज्यूम कर लिया करो कि जिस कंट्री गए हैं वहाँ की कैपिटल के बारे में बात हो रही होगी। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनकी विज़िट यूक्रेन में हुई है। इसके पहले 6 हफ्ते पहले वो रशिया विज़िट करने गए थे। तो सारे लोगों का कहना है कि बेसिकली इंडिया जो है अपनी पोजीशन बैलेंस करके चल रहा है, दोनों के साथ रिलेशन ठीक ठाक बनाते हुए चल रहा है। यूक्रेन रशिया जो वॉर है उसमें इंडिया का स्टैंड एज अ न्यूट्रल की तरह देखा जा रहा है। सिंस रशिया फर्स्ट इन्वेडेड यूक्रेन इन 2022, इंडिया हैज़ मेंटेन्ड अ यूनिक डिस्टेंट पोजीशन फ्रॉम द वॉर। जब से वॉर शुरू हुई है इंडिया ने अपनी दूरी बनाकर रखा हुआ है। एब्सटेनिंग फ्रॉम ऑल रिजोल्यूशन इन यूनाइटेड नेशन दैट डेल्ट विद द कन्फ्लिक्ट एंड वर क्रिटिकल ऑफ रशिया। इंडिया ने जितने भी यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन लाए जिसमें रशिया के अगेंस्ट में थे या फिर जो कन्फ्लिक्ट है उससे डील करने वाले थे, उसमें इंडिया ने अपनी जो वोटिंग है उसमें ना फेवर में वोट डाला है ना अगेंस्ट में, एब्सटेन कर दिया है, वोट ही नहीं डाला है। इंडिया ऑल्सो इग्नोर्ड वेस्टर्न सैंक्शंस पर्टिकुलरली ऑन पेमेंट फॉर ऑयल इंपोर्ट्स एंड डिफेंस हार्डवेयर फ्रॉम रशिया and did not accept Mr. Zelensky's request to include Ukraine in the G20 summit last year or to send a high-level political participation to Swiss peace summit in June this year. इंडिया ने जो वेस्टर्न सैंक्शंस थे उसे भी इग्नोर कर दिया। बोले हम तो रशिया से ऑयल बुलाएंगे, हमें सस्ते ऑयल मिल रहे हैं, हम रशिया से डिफेंस के हार्डवेयर बुलाएंगे। तो जो वेस्टर्न सैंक्शंस थे उसे भी इंडिया ने नहीं माना। और इंडिया का जो रिलेशन है रशिया के साथ वो टाइम एंड टेस्टेड है, पिछले 70 सालों से चला आ रहा है और वही इंडिया ने कंटिन्यू रखा है। वेस्टर्न प्रेशर, वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आया है। इसके अलावा जो जेलेंस्की है उन्होंने लास्ट ईयर रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें G20 समिट में बुलाया जाए। इंडिया जो है होस्ट कर रहा था G20 समिट, इंडिया ने नहीं बुलाया। इसके बाद जो है ना ही इंडिया ने जो स्विस पीस समिट हो रहा था जून में, जिसमें यूक्रेन रशिया वॉर से रिलेटेड पीस की समझौते की बात हो रही थी, उसमें भी इंडिया ने अपनी तरफ से कोई हाई लेवल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं दिया है, नहीं भेजा है। सो एक तरीके से आप देखें तो इंडिया ने अब इस वॉर से अपने आप को दूर करके रखा है। इंडिया डिसअप्रूवल ऑफ रशिया एक्शन वॉज इंस्टीन काउस्ड इन अ लैंग्वेज ऑफ पीस all of the cold comfort for Ukraine, which was seeking a clear alignment with its courts and deeply critical of Mr. Modi Moscow visit. इंडिया ने बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ स्टैंड नहीं लिया है। इंडिया ने ये कहा है कि मोदी जी ने कहा था कि 21st सेंचुरी वॉर का पीरियड नहीं है, वॉर का एरा नहीं है, पीस का है। इस वक्त हमें वॉर से दूर रहने की ज़रूरत है। तो इंडिया जो भी चीज़ बोली है कि शांति होना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए, लेकिन ना ही उसमें रशिया का नाम लिया है और ना ही उसमें यूक्रेन का नाम लिया है। यूक्रेन इससे फ्रस्ट्रेटेड है, वो चाहता है कि इंडिया उनको सपोर्ट करे और ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है। दैट मिस्टर मोदी मेड द विजिट एट ऑल द फर्स्ट बाय एनी प्राइम मिनिस्टर सिंस यूक्रेन इंडिपेंडेंस इन 1991 is significant and is watched for signals of any major change in Indian policy on war. जो रीसेंट विजिट हुई है वो पहली बार यूक्रेन कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है इंडिया का, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या कोई पॉलिसी चेंज हो सकता है इस विजिट के बाद? क्या इंडिया का स्टैंड बदल सकता है, स्पेशली इस वॉर को लेकर के? ये देखा जा रहा है पूरे वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा। ड्यूरिंग इज शॉर्ट विजिट द टू लीडर डिस्कस द कन्फ्लिक्ट एंड लेटर विजिटेड अ मेमोरियल फॉर चिल्ड्रन किल्ड इन द वॉर। बहुत छोटी सी विजिट थी, कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए, उसके बाद जो बच्चों की जान गई इस वॉर में उसका जो मेमोरियल बनाया गया था वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट की। और जो एग्रीमेंट थे वो बेसिकली साइन किए गए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, मेडिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड और असिस्टेंस फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से इससे रिलेटेड जो है आपके कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किए गए। हालांकि जो इशू आउटलुक किए गए वो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूक्रेन के साथ साइन नहीं करनी है। इसके अलावा जो यूक्रेन है उन्होंने कुछ चीज़ों की रिक्वेस्ट की थी, जैसे सप्लाईज ऑफ टेलीकॉम एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इन इक्विपमेंट, इसकी रिक्वेस्ट की गई थी। इस पर भी अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। जितने भी लीडर गए हैं 2022 के बाद कीव, वहाँ पर जो इंजर्ड सोल्जर हैं, सिविलियंस हैं,
उन लोगों से ज़रूर मिले हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इससे भी दूरी बनाकर रखे थे। द ब्रॉडर क्वेश्चन अराउंड द विजिट वॉज वेदर इंडिया वुड नाउ प्ले अ लार्जर रोल इन रिजॉल्विंग द conflict which include an idea propounded by Kyiv for another summit in November. Mr. Modi has also become one of the handful world leaders from Indonesia, Turkey, South Africa and Hungary to have visited Kyiv and Moscow and hence in a position to reach out to both with peace initiative. तो एक जो ब्रॉडर क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्या इंडिया दोनों कंट्री में पीस ब्रोकर कर सकता है, क्या वो रोल अदा कर सकता है कि इंडिया जो रशिया है और यूक्रेन की वॉर ख़त्म करने में एज अ मीडिएटर का काम कर पाए? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि बहुत कम लीडर्स हैं जो यूक्रेन और रशिया दोनों जगह विजिट किए हैं इस वॉर के बाद। हैंडफुल ऑफ लीडर्स हैं। हंगरी के जो प्रेसिडेंट हैं, तुर्की है, टर्की बेसिकली वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, और आपका साउथ अफ्रीका है और इंडोनेशिया, सिर्फ 4 कंट्री के जो लीडर्स हैं वो दोनों जगह विजिट किए हैं। और इसके अलावा अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी हो गए हैं। एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, इंडिया हैज़ अ स्टेक इन ensuring that the impact of war in Europe and sanction do not continue to imperil developing and underdevelopment nation। अगर हम देखें तो इंडिया के स्टेक्स हैं। इंडिया जी जो ग्लोबल साउथ है उसका कहीं ना कहीं लीडर है। अफ्रीकन कंट्रीज़ और पूरी ग्लोबल साउथ का कहीं ना कहीं एक जो व्यू है वो इंडिया यूनाइटेड नेशन और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे तरीके से रखता है। तो ये एक अच्छा मौका भी है कि यूक्रेन रशिया वॉर अगर ख़त्म होती है तो जो वेस्टर्न सैंक्शंस होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, जो फूड प्राइसेस होंगे वो कम हो जाएंगे और ओवरऑल जो है पीस बना रहेगा। एक लीडरशिप दिखाने का भी बहुत अच्छा मौका है इंडिया के पास। लेकिन अभी तक के जो हमें सिग्नल मिल रहे हैं उसमें इंडिया जो है अपना रोल अब सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन तक रखना चाहता है। रशिया यूक्रेन वॉर में खुद अभी नहीं जो है पढ़ना चाहता, इससे अपने आप को उसने दूरी बनाकर रखी है। सो ये विजिट हो जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या इंडिया जो है अपना रोल इंटरनेशनल लेवल पर एज अ लीडर देख रहा है और इस इश्यूज़ में जो है पीस ब्रोकर करने की कोशिश कर रहा है। सो ये कंप्लीट हमारा आर्टिकल हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है? हमारा लास्ट आर्टिकल है हैवी रेन इन त्रिपुरा बट नो रोल ऑफ डैम इन बांग्ला फ्लड। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यार इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बांग्लादेश इंडिया रिलेशन में ये जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो कितने ज़्यादा डिटोरिएट हो गए हैं पोस्ट हसीना टाइम्स। ठीक, पोस्ट हसीना मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की बात कर रहा हूँ। जब से उनका एक्साइल हुआ है, जब से उन्हें बाहर किया गया है, तब से बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। रिसेंटली क्या हुआ है वो देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑन थर्सडे क्लैरिफाइड दैट द फ्लड दैट हैव हिट सेवरल डिस्ट्रिक्ट इन ईस्टर्न बांग्लादेश वर नॉट ट्रिगर्ड बाय रिलीज ऑफ वाटर फॉर डम्बर डैम इन त्रिपुरा एज हैज़ बिन क्लेम्ड बाय सम सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो रिसेंटली कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स में ये क्लेम किया जा रहा था कि जो बाढ़ आई है वो इंडिया के कारण आई है और पोस्ट हसीना रूल मतलब हसीना जी को बाहर करने के कारण इंडिया बांग्लादेशीज को पनिश कर रहा है। जो बाढ़ आने का कारण है वो ये बताया जा रहा था सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू कि गेट खोल दिए गए हैं डैम के। कौन से डैम के? डम्बर डैम के। इसके गेट खोलने के कारण बांग्लादेश में बाढ़ आई है और इसी क्लेम को क्लैरिफाई किया है आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर की है कि इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। कुछ बांग्लादेशी हैंडलर्स इसे इंडिया की कॉन्स्पिरेसी बता रहे थे और पोस्ट हसीना रूलर्स के को पनिश करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा इस सोशल मीडिया पोस्ट में डाला जा रहा था। तो इंडिया ने प्रॉपरली इसे क्लैरिफाई कर दिया है और प्रॉपर रीज़न दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई कोई फ्लड गेट्स नहीं खोले गए हैं। जो गुमती रिजर्वायर है वो उसमें एक हाइट के बाद 94 मार्क हाइट तक पानी पहुंचता है और उसके ऊपर फिर पानी जाता है तो वो सारा का सारा पानी ऑटोमेटिकली आगे रिवर में बढ़ जाएगा। तो हमने कोई फ्लड गेट नहीं खोले हैं। 94 मीटर मार्क क्रॉस हो गया है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है त्रिपुरा में और पानी बहुत ज़्यादा आने के कारण ये जो आपका 94 मीटर मार्क है आपके डैम का वो क्रॉस हो गया, तो पानी ऊपर से रिवर में जा रहा है और बह करके बांग्लादेश में जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर फ्लड आ गया है। ऐसा
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्लियर कट कहा है। ऑन थर्सडे MEA reiterated that the claims about the opening of Dambar Dam upstream of Gumti River in Tripura were factually not correct. सो उन्होंने कहा है कि हमने कोई डंबर डैम के गेट नहीं खोले हैं जो कि गुमती रिवर में बनाया गया हुआ है। द स्टेटमेंट एक्सप्लेन दैट द कैचमेंट एरिया ऑफ गुमती रिवर दैट फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश हैव विटनेस हेवीएस्ट रेन ऑफ दिस ईयर एंड ओवर द लास्ट फ्यू डेज and the flood in Bangladesh is primarily due to water from this large dam catchment downstream of the डैम। सो क्लियर कट मिनिस्ट्री ये कह रही है कि पानी इतना ज़्यादा गिरा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो डैम था वो पूरा भर गया, अब भर करके भी पानी उससे बाहर निकल के जा रहा है और बह रहा है, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है इसलिए ये फ्लड आया है। MEA ऑल्सो एक्सप्लेन दैट द डंबर इज़ अ लो डैम, केवल 30 मीटर इसकी हाइट है और जो बॉर्डर एरिया से है 120 किलोमीटर ये ऊपर है ना, बांग्लादेश की बॉर्डर से 120 किलोमीटर ऊपर साइड पर है, 30 मीटर हाइट, ज़्यादा हाइट नहीं है, इसके कारण यहाँ पर ज़्यादा पानी जमा नहीं हो पा रहा है और इसलिए सारा का सारा पानी बांग्लादेश में जा रहा है। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर कुछ रिवर दी हुई है, इंडिया की त्रिपुरा के कुछ रिवर्स है, स्पेशली जो फेनी रिवर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो गुमती प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी देख लेते हैं, क्या पता आपको प्रीलिम्स में ये चीज़ें पूछ ली जाए। रिवर्स लाइक मनु इन धलाई डिस्ट्रिक्ट, देव इन कुमारघाट, काकरी एंड जूरी इन नॉर्थ त्रिपुरा, फेनी विच इज़ स्पेंड बाय इंडो बांग्लादेश मैत्री सेतु इन साउथ त्रिपुरा। ठीक, फेनी आपकी त्रिपुरा में है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है यार, है ना, इसको ध्यान रखोगे, काफ़ी न्यूज़ में रही है। मुहुरी, लाओगैंग एंड खोवई, ये कुछ ऐसी रिवर है जो कि त्रिपुरा की है, हो सकता है आपको इनमें से कोई रिवर पूछ ली जाए और सामने स्टेट लिख दिया जाए। गोमती इन उदयपुर ऑफ गोमती डिस्ट्रिक्ट एंड हावड़ा इन अगरतला ऑल रोज अननेचुरली फॉलोइंग heavy rain earlier this week. The Gumti project, which was commissioned in 1976, has installed capacity of 15 megawatt is only hydroelectric power project in the state। जो गुमती प्रोजेक्ट है ये एकमात्र पावर प्रोजेक्ट है इस स्टेट का, 1976 में इसे कमीशन किया गया था। इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है केवल और केवल 15 मेगावाट है और जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो भी हम बांग्लादेश को दे देते हैं। The river on which Dambar Dam stands is formed at the confluence of smaller Raima and Sarma rivers and Tripura most significant river. After flowing into Bangladesh, the river merges with Meghna। जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो हम लोग बांग्लादेश को भेज देते हैं। ठीक, तो ये वाला जो पोर्शन है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसमें ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है, गुमती प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए और दूसरा फेनी रिवर के, बस, और ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।